नमस्कार। आज हमारा विषय है भाषा। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। जब एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर या इशारे के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करता है, बताता है, वो सब भाषा है। भाषा कोई एक छोटे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में उसका कोई ऐसा सीमित नहीं होता। भाषा किसी भी प्रकार से, हम किसी भी तरह से एक दूसरे को कुछ भी समझाने के लिए जो भी तरीका अपनाते हैं वो सब भाषा है। चाहे वो हम इशारे से करते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है, वो सब भाषाएं हैं। इसीलिए जैसे भाषा की परिभाषा हम देखें, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रकट कर सकते हैं। और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक मीन्स हम बोलते हैं या लिखते हैं, वो ध्वनियाँ हैं, तो उनको प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा, भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है। भाषा के मुख्यतः 3 रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं? 3। 2 रूप मुख्य होते हैं, गौण रूप में प्रयोग होता है। जैसे सांकेतिक भाषा का ज़्यादातर अध्ययन नहीं किया जाता, कई बार प्रयोग किया जाता है, तो दो ही रूप देखे जाते हैं। तो पहला कौन सा? मौखिक भाषा। मौखिक मतलब जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो सब क्या है? मौखिक भाषा। देखो जैसे लिखा है कि जब हम बोलकर दूसरों के सामने भाषा को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो सब क्या है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब उसकी कुछ विशेषताएं हैं मौखिक भाषा की, क्या होती हैं? यह भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी कैसे? कि जैसे लिखित भाषा है, लिखित भाषा को हमने एक बार लिख दिया तो वो लंबे समय तक सुरक्षित है, तो वो आगे तक चलता रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ेंगी, वो क्या है? वो स्थायी रूप माना जाएगा। पर ये जो है, एक बार हमने बोल दिया उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, उसकी कोई आगे की अवधि नहीं रहती, तो क्या है? वो आपका अस्थायी रूप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उच्चरित होने के साथ ही ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हमने बोला, इसके बाद इसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्राय तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मौखिक भाषा का प्रयोग होती है जब 2 व्यक्ति आमने सामने होंगे। अगर कोई अकेला व्यक्ति विचार करता है, बातें करता है, आजकल तो देखो होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, कैमरे के सामने हूँ, तो मैं अपने बोल रहा हूँ, तो अपने विचारों को मीडिया के माध्यम से, सशक्त मीडिया के माध्यम से आपके सामने विचार प्रकट कर रहा हूँ। तो परंतु एक दूसरे के सामने जब कोई व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो दूसरा उसके सामने होना चाहिए, अन्यथा उसका स्वरूप नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है? इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है, ठीक है। इसकी क्या है? ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं। जैसे आपने परिभाषा देखी है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं, कि जब कोई आवाज़ मुंह से निकलेगी तो वो ध्वनि है। और उन ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जिसके द्वारा हम अपने आचार विचार, अपने भाषा, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है, क्योंकि प्रकट मौखिक ही होती है, लिखी बाद में जाएगी। अपने विचार पहले प्रकट होंगे, उसके बाद उसका लिखित रूप आएगा, उसको हम लिखित रूप मानेंगे। जैसे क्या है? लिखित रूप है जिन अक्षरों का या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, पत्र लेखन, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी जीवनी, संस्मरण तार, समाचार पत्र, ये सब क्या है? भाषा का लिखित रूप है। जैसे हम पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, कोई भी कहानी है हमारे सामने जो उसको पढ़ रहे हैं, वो सब उस भाषा को लिखित रूप है। जो इसने भी लिखा, उसके विचारों को हम पढ़ के समझ सकते हैं, उनके भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं, वो सब क्या है? उसका लिखित रूप है। अब लिखित भाषा के प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? क्या क्या विशेषताएं होती है? देखो, ये भाषा का स्थायी रूप है। जैसे मौखिक भाषा क्या था? अस्थायी रूप है, वो एक बार बोलने के बाद समाप्त हो जाता है, परंतु ये एक बार लिख दिया तो हमेशा लंबे समय तक इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए वो क्या है? स्थायी रूप है। इस रूप में हम अपने भावों और विचारों का अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आपने आज लिख दिया, जैसे आजकल हम कंप्यूटर में लिखित रूप लिखते हैं, कंप्यूटर में या हमने टाइप कर दिया,
उसको आप सेव करने के बाद कभी भी जब आपका मन करे उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं, फिर खोल सकते हैं। ऐसे ही पुस्तकों में जब हमने लिख दिया, उसके बाद एक पुस्तक से फिर दूसरी पुस्तक में कब एक विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। कभी किसी व्यक्ति ने लिखा, उसको संस्करण किया, उसको समझा, उसके बाद कोई उसने सोचा कि मैं इसका दूसरी भाषा में अनुवाद कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, उसको पढ़ सकता है, उसके बाद उसका अनुवाद दूसरी भाषा में कर सकता है। वो सब क्या है, उसका लिखित रूप है। उसके बाद है यह रूप अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। जैसे उसमें था कि वक्ता और श्रोता आमने सामने दोनों होने चाहिए, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों का जरूरी नहीं कि दो लोग आमने सामने होंगे। उसके बाद क्या है, इस रूप का आधारभूत इकाई वर्ण है। ठीक है, उसका क्या था, ध्वनि, इसका क्या है, वर्ण है, जिसको हम वर्णों के माध्यम से भाषा बनाते हैं, वही वर्ण इसका मुख्य रूप है। ये भाषा का गौण रूप है। वो क्या था, प्रधान रूप था, उसके बाद ये क्या है, गौण रूप है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मुख्यतः क्या होती है कि जैसे मान लो मूक बधिर व्यक्ति है, जो उसको क्या है कि वो बोल नहीं सकता, अपने इशारों से ही जो अपने विचारों को प्रकट करता है, या जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है या किसी भी खेल में का अंपायर है जो केवल इशारे से बता देता है कि अब क्या निर्णय है, क्या इसके आगे विचार हो सकता है, वो सब क्या है, सांकेतिक भाषा है। उसके बाद आते हैं हम भाषा के अन्य रूप हैं, क्या क्या है। जैसे सबसे पहले हम मानते हैं राजभाषा। ठीक है, राजभाषा क्या होती है, जब कोई भी भाषा किसी भी देश या राष्ट्र के राज कार्यों के लिए, इनकी ऑफिशियल वर्क के लिए जो प्रयोग की जाती है, वो क्या है, राजभाषा है। ठीक है, तो राजभाषा क्या होती है, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1947, ठीक है 49, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखें। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई कि अगर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, तो कौन सा, 343 से 351। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए, यानी कि इस दिन को हमें आगे याद रखने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब, 14 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूप है इसका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा मुख्यतः क्या होती है कि जो भाषा किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में सबसे अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे लिखा है, समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जन भाषा को, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन विचार विनिमय का माध्यम हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत या देशव्यापी होता है कि पूरे देश में उसको बोला जाता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। ठीक है, इसका व्यापक जनाधार होता है कि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा के साथ राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, यानी कि अपनी भाषा हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। यानी कि जैसे हिंदू राष्ट्र है तो हिंदी भाषा हमारा सब इसको हिंदी भाषा पर गर्व करते हैं, हिंदी भाषा ही बोलना प्रमुख स्वीकार करते हैं, तो इसीलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। उसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, जिस भाषा को हम या कोई भी बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से या अपने माता पिता से सीखता है, तो वो कौन सी होती है, आपकी मातृभाषा होती है। ठीक है, हर एक परिवार की अलग अलग भाषाएं हो सकती है, मातृभाषा होती है। जैसे मान लो कोई किसी बच्चे का जन्म पंजाबी परिवार में होता है तो उसकी मातृभाषा क्या, पंजाबी है। अगर उसका जन्म हिंदी परिवार में होता है तो हिंदी होगी उसकी मातृभाषा, क्योंकि वो बचपन से हिंदी बोलना सीखेगा। अगर किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का जन्म जो है अंग्रेजी परिवार में हुआ है तो उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, अंग्रेजी होगी, क्योंकि वो अंग्रेजी सबसे पहले बोलना सीखता है। उसके बाद आती है आपकी संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या है, संपर्क भाषा होती है कि जो भाषा सामान्य लोगों के द्वारा आपस की बोलचाल की भाषा होती है, यानी कि दो लोग आपस में संपर्क करते हैं और वो जिस भी भाषा में विचार करें। जैसे मान लो एक साउथ इंडियन है, एक नॉर्थ इंडियन है, दोनों व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे तो वो दोनों
किस भाषा को जानते हैं और किस भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या होगी, वो आपकी संपर्क भाषा होगी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग की जाती है जिनकी मातृभाषाएं अलग हैं। ठीक है, यानी कि वो दो अलग अलग भाषाओं से संबंध रखते हैं, परंतु जब वो आपस में विचार करेंगे, बोलेंगे, तो वो जिस भाषा में बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये संपर्क भाषा कहते हैं। ये सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाहन भाषा, यानी कि एक दूसरे के विचारों का ये संग्रहण करती है, एक दूसरे के विचारों को संप्रेषण करती है। मानव इतिहास में संपर्क भाषाएं, अनेक संपर्क भाषाएं उभरती रही हैं, बहुत सारी भाषाएं चलती रही हैं और ऐसे ही भाषाएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो आशा करता हूं आपको भाषा का जो हमारा ये विषय था बड़े अच्छे समझ में आया होगा। और इसका मैं एक बार दोबारा से पुनरावृत्ति कर देता हूं कि भाषा क्या होती है। जब हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में है, चाहे मौखिक रूप में है, उसको क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके बाद है भाषा के अन्य रूप होते हैं, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, राजभाषा जो किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज को कहते हैं, जो किसी भी देश या राज्य राष्ट्र के राज कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। मातृभाषा जो परिवार से बच्चा सबसे पहले सीखता है, उसको मातृभाषा कहेंगे। राष्ट्रभाषा जो किसी भी देश या राष्ट्र में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। और संपर्क भाषा जब कोई 2 व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो संपर्क भाषा होती है।